प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान अध्याय नंबर 3 जो हमारी सेकंड पुस्तक थी उसका तीसरा अध्याय चला था नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा था, योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग को वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं और जो नीति आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? जो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। वो उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और जो जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, उस समय इनके जो उपाध्यक्ष थे वो अपने राजस्थान से ही थे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा भारत का प्रधानमंत्री। तो अब हम लिखेंगे इसमें, आप जो पिछली वीडियो में पढ़ा था तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो नीति आयोग है उसकी स्थापना आप लिख लेंगे 1 जनवरी 2015 को हुई। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन? डॉक्टर राजीव कुमार। और आगे लिखेंगे सीईओ, यानी नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ का मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? श्री अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। तो देखो नीति आयोग, तो पिछला वीडियो तो उसमें हम ऐड कर लेंगे आप नीति आयोग। तो अब इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। और ऐसे पूछ लीजिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, कि जिस समय नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो उस समय इसके प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये अपने राजस्थान से थे। तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया कि जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह ली? योजना आयोग की, क्योंकि पूर्व में इसका नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना हमने पढ़ा 15 मार्च 1950 को। अभी इसी का नाम बदल के नीति आयोग। तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है हमेशा। पर इसका जो पहली बार जो उपाध्यक्ष बना था वो कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ये परमानेंट क्वेश्चन हो गया, इसको हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये परमानेंटली क्वेश्चन हो गया अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष पूछे, वर्तमान उपाध्यक्ष ये बाद में बदलते जाएंगे। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये जून 2022 तक उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगे क्योंकि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और जो इसके सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी में। तो ये कौन है? श्री अमिताभ कांत नीति आयोग के क्या हैं? सीईओ हैं। तो ये आपको एक सामान्य जानकारी होगी नीति आयोग के बारे में, जो आप पूर्व के जो वीडियो था उसमें ऐड कर लेंगे। अगले पृष्ठ पे हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे योजना आयोग के कार्य। क्या पढ़ेंगे? योजना आयोग के कार्य। इसमें लिखेंगे हमें योजना आयोग के क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1, देश के भौतिक
संसाधनों एवं लोगों की शक्ति का अनुमान लगाना, शक्ति का अनुमान लगाना तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार, देश की आवश्यकताओं के अनुसार उन संसाधनों की वृद्धि की, उन संसाधनों की वृद्धि नहीं बढ़ोतरी, वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना। तो देखो ये जितने भी संसाधन है, तो देश की आवश्यकताओं के अनुसार उन संसाधनों की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना, संभावनाओं का पता लगाना। तो देश में जो भौतिक संसाधन है और लोगों की शक्ति का अनुमान, लोगों की शक्ति मतलब हमारे पास श्रम शक्ति यानी जो मजदूरी है, तो श्रम शक्ति है हमारे पास, जो वर्कर है उनका अनुमान लगाना और देश की आवश्यकता के अनुसार उन संसाधनों की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाना योजना आयोग का प्रमुख कार्य। दूसरा है समय समय पर योजना की चरणवार, दूसरा है समय समय पर योजना की चरणवार, जैसे प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा, तो चरणवार प्रगति का अवलोकन करना, प्रगति का अवलोकन करना कि जो भी पंचवर्षीय योजना है, तो जो भी योजना क्रियान्वित की गई है उसका एक निश्चित समय अंतराल के बाद में चरण वाइज प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार से प्रगति मतलब प्रोग्रेस है कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमारा उद्देश्य क्या था, उसमें हम सफल हुए कि नहीं, तो उस प्रगति का, उस प्रोग्रेस का अवलोकन करना मतलब देखना, अवलोकन मतलब देखना या जांच करना या निरीक्षण करना कि हम जिस उद्देश्य के लिए हमने योजना का क्रियान्वयन किया उसमें हम सफल हो रहे हैं या नहीं है, यानी उसकी जांच करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा, तो उसमें हमें और आगे हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो समय समय पर प्रगति की जांच करना, जिस प्रकार हम कोई भी सिलेबस पढ़ते हैं तो बीच में हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसका अवलोकन करते हैं कि हमने कितना सीखा और सीखने में क्या दोष रह गए हैं या क्या कमी रह गई, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार उसका क्या करना, अवलोकन करना। तो अवलोकन करना तथा आगे लिखेंगे हम अवलोकन करना यानी देखना तथा इसके बारे में आवश्यक उपायों की सिफारिश करना, आवश्यक उपायों की सिफारिश करना यानी जांच करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो उसमें जो भी हमें कमी या जो दोष दिखाई देगा तो उसके लिए हम आवश्यक जो उपाय हैं उनकी क्या करना, सिफारिश करना योजना आयोग को कि इसमें इस प्रकार से हम इसमें इस उपाय से या नया उसमें ऐड करके हम इसको और भी सफल बना सकते हैं, योजना को जो हमारा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो उसका अवलोकन करके उसका उपाय बताना। अगर हमें बीच में अवलोकन ही जांच ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। आगे देखो तीसरे नंबर पे स्त्री एवं पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का
आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसको हम आजीविका कहते हैं। तो पर्याप्त साधनों का बराबर 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 अधिकारों के लिए प्रयास, अधिकारों के लिए प्रयास करना, यानी जो स्त्री और जो पुरुष हैं उन सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन क्या करें, हम उपलब्ध कराएं। बराबर बराबर अधिकारों के लिए प्रयास करना, यानी स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध हो, यानी जेंडर के आधार पर उसमें कोई भेदभाव न किया जाए। अगला है आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं यानी रुकावटों, बाधाओं की ओर संकेत करना, संकेत यानी इशारा करना या ध्यान आकर्षित करना। तो देखो समय समय पर क्या करती है, अवलोकन करती है, जांच करती है जो योजना क्रियान्वित की गई है उसमें हम उसमें कहाँ तक सफल हुए कि नहीं हुए, तो इसकी जांच करता है। जांच करके जो भी रुकावट या बाधा आने वाली है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना या उसकी तरफ ध्यान देना। तो ये 4 योजना आयोग के मुख्य कार्य थे, तो इसका आप रिवीजन कर लेंगे, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम, अगली हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजना। या आपने नाम सुना होगा या 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, पंचवर्षीय योजना। तो देखो पहले पंचवर्षीय योजना कहते किसे हैं, तो पंचवर्षीय योजना की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है कि 5-5 वर्ष की, पंच यानी 5, तो 5-5 वर्ष की समयबद्ध योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। यानी जो अभी हमने पढ़ा था योजना आयोग, जिसको वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता है। कौन? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, 5 वर्ष की जो योजना है उसको तैयार करता है। फिर एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो निगम है, काउंसिल यानी परिषद, तो ये क्या करता है, राष्ट्रीय जो विकास परिषद जिसको हम कहते हैं, ये जो पंचवर्षीय योजना है उसको क्रियान्वित करता है। यानी पंचवर्षीय योजना तो बनाता तो कौन है, नीति आयोग। पहले कौन बनाता था, पहले योजना आयोग, अब इसका नाम बदल दिया तो क्या बोलेंगे, नीति आयोग। जो भी योजना बनी है 5 वर्ष के लिए उसको क्रियान्वित या लागू किसकी सिफारिश पर करते हैं, एनडीसी, राष्ट्रीय जो विकास परिषद है वो उसको अंतिम रूप देती है। तो पंचवर्षीय योजना में क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, जैसे मान लो कृषि के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कृषि के क्षेत्र में 5 साल तक ध्यान देंगे। या शिक्षा में जैसे मान लो हमारी जो साक्षरता दर कम है उसको हम 5 कैसे बढ़ाएं, तो 5 साल उसमें विषय को ऐड करते हैं कि हमें 5 साल तक शिक्षा पर है या विद्युत पर है या स्वास्थ्य पर है या वृक्षारोपण पर, जो भी हमें पर्यावरण प्रदूषण है, कोई भी ऐसे विषय ले लिए जाते हैं और 5 साल तक उस पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है सरकार के द्वारा, और उनके लिए बजट भी पारित अलग से किया जाता है और उसका लक्ष्य भी रखा जाता है कि 8%, 9%, 10% जो हमें हासिल करना होता है। फिर देखते हैं कि हम उसमें कितना सुधार हो, बीच बीच में उसकी अवलोकन यानी जांच भी होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाने से जिस लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं, तो उस समय अवधि में उसी विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है ताकि उसमें व्यापक सुधार यानी बड़े पैमाने पर सुधार किया जा सके। इसमें लिखेंगे हम आगे, सोवियत संघ की तरह, जिसको रूस कहते हैं हम, सोवियत संघ की तरह है भारत के योजना आयोग ने कोष्टक में लिख लेंगे अब नीति आयोग।
योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। विकल्प यानी ऑप्शन कि जो सोवियत संघ ने उसने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल था उसको अपनाया। यानी एक 5 साल का समय अवधि तय की गई उसमें उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जिसमें एक निश्चित समय हो गया कि इसमें हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है। तो भारत ने भी इस मॉडल को अपनाया, सोवियत संघ के मॉडल को, और पंचवर्षीय योजना यानी 5-5 वर्ष की जो समयबद्ध योजना है उसका विकल्प को चुना कि इसको हम भारत में लागू करेंगे। आगे देखो, प्रथम पंचवर्षीय, अब ये याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय इसको रेखांकित कर लेंगे, पहली याद होगी तो आगे आप आसानी से याद कर सकते हैं। बीच में मान लो राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई योजनाएं जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व समाप्त हो गई थी, क्योंकि सरकारें बदल गई तो अपने हिसाब से उन्होंने योजनाओं को लागू किया। जैसे 66 से 69 है तो बीच में 66, ये 3 साल की योजना थी बीच में, इस प्रकार के इसमें पड़ाव आए हैं। फिर 80 से जो 85 थी, तो इस प्रकार बीच में जैसे 90 से 92 थी, फिर 92 से 97, तो 90 के बाद में 92, तो ऐसे बीच बीच में इसमें रुकावटें भी आई हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ, तो ये याद रखना आपको, 1 अप्रैल 1951 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को भारत का वित्त वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल 1951 को, जिसको रेखांकित कर लेंगे। 1 अप्रैल 1951 को किया गया। यानी भारत में पहली बार जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 अप्रैल को क्यों याद रखेंगे? क्योंकि भारत का वित्त वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को, फिर 31 मार्च के अगले दिन 1 अप्रैल आ जाता है वापस, तो फिर 1 अप्रैल से अगला वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। जैसे मान लो 1 अप्रैल 1951 है, तो योजना कौन सी है? पंचवर्षीय, तो 31 की 1 अप्रैल की जगह तो क्या आ जाएगा? 31 मार्च तक चलती है, तो 31 मार्च लिख देंगे। पंचवर्षीय तो 51 5 56, तो 31 मार्च 1956 तक ये चली, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे? 31 मार्च के बाद में दूसरे दिन 1 अप्रैल आता है, तो 1 अप्रैल से फिर शुरू कर देंगे। फिर 56 कौन सी? 1 अप्रैल 1956 से लेकर फिर 56 में 5 जोड़ देंगे, ऐसे आगे से आगे चलती रहती है। लेकिन इसमें बीच बीच में कई राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये रेगुलर नहीं है, तो बीच में कैसी ऐसी भी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पूर्व समाप्त कर दी गई थी। तो आपको ये याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1951 को, ये याद रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो आगे लिखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा, ये हमने लिखी थी, ये इसको दोबारा ना लिखें। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 को किया गया। यह योजना, इसको दोबारा लिखेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, तो इसमें आगे का जो हम लिख लेते इसमें देखो, यह मतलब प्रथम पंचवर्षीय, ये का मतलब क्या होगा? यहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो यह योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च कब तक चलेगी? तो ये भारत का वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को पूर्ण हो जाता है। फिर 31 मार्च के अगले दिन 1 अप्रैल आता है, फिर 1 अप्रैल से इसे एक साल का तो होता है वित्त वर्ष। इन पंचवर्षीय योजना है तो उसमें 5 जोड़ देंगे, किसमें? सन में, तो 51 और 5 56, तो 1956 तक चली, 56 तक चली।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में, अगली लाइन से लिखेंगे हम, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक ध्यान कृषि पर दिया गया। तो इसको रेखांकित कर लेंगे, कृषि पर दिया गया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1951 से और 31 मार्च 1956 तक चली। तो इन 5 वर्षों में सर्वाधिक ध्यान किस क्षेत्र पर दिया गया? कृषि पर यानी खेती पर दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया। इस योजना के अंतर्गत, आगे लिखेंगे, इस योजना के अंतर्गत बांध एवं सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। निवेश यानी इन्वेस्ट करना या खर्च करना, निवेश किया गया। तो अब देखो विषय क्या था? कृषि। तो अब कृषि किस पर निर्भर है? सिंचाई पर, जल पर। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? भी कृषि को कैसे बढ़ाएं? कृषि के लिए इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसके लिए बांध बनाए, डैम बनाए गए और उससे सिंचाई की गई। तो बांध बनाए और सिंचाई की, जैसे मान लो नहरें निकालना सिंचाई के लिए, तो इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया ताकि कृषि जो खाली पड़ी व्यर्थ बेकार जो ज़मीन है उन पर भी खेती की जा सके। जैसे मान लो जो खरीफ की फसल है वो तो मान लो वर्षा पर निर्भर है, लेकिन बरसात के अलावा भी हम जो कृषि पर आधारित फसल है उसको कैसे काम में ले, उसको खेती को कैसे करें बिना पानी के, तो उसके लिए बड़े बड़े डैम बनाए गए यानी बांध बनाए गए। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी ऐसा संभव हुआ। आगे हम लिखेंगे, बांकड़ा नांगल जो सतलज नदी पर बनाया गया है जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई यानी स्वीकृत की गई। जो बांकड़ा नांगल बांध है पंजाब के नांगल में, बांकड़ा और नांगल नामक स्थान पर सतलज नदी पर बनाया गया ये। तो इसके लिए विषय, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। एक सीमेंट कंक्रीट से बना सबसे ऊंचे बांधों में या खड़े बांधों में बांकड़ा नांगल बांध सबसे बड़ा बांध है। तो इस परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित यानी स्वीकृत की गई। आगे देखो, इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया यानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए भूमि सुधार पर जोर दिया गया, क्योंकि हमारा विषय क्या था? कृषि करना। तो कृषि का संबंध जमीन से है, तो भूमि सुधार पर जोर दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगली लाइन में लिखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई। लेकिन शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में कमी आई यानी जो उम्मीद की गई थी उससे भी कम जो मुनाफा था, बचत थी, वो आई। तो आगे देखो, ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब पढ़ेंगे हम दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय
योजना। तो इसमें पहले कॉस्ट में लिख लेंगे ये किस मॉडल पर, कई बार बोले किस मॉडल पर आधारित थी ये, पीसी महालनोबिस ये व्यक्ति का नाम है, इसके मॉडल पर आधारित थी। तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महाल। तो देखो जिस प्रकार जो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कौन से मॉडल पर थी, हम पढ़ रहे थे प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम में देखो ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, इसमें आप लिख सकते हैं, अगर आपके यहाँ जगह है तो यहाँ लिख लेंगे हम हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, व्यक्ति के नाम है। तो इनका भी इनके मॉडल पर आधारित थी। और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में पढ़ने जा रही है थी पीसी महालनोबिस। के बार पूछा भी गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, दूसरी कौन से पे थी, तो सेकंड है पीसी महालनोबिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया गया, कृषि पर, अभी हमने पढ़ा, इसलिए मैंने कृषि को भी रेखांकित करवाया आपसे। तो यह ध्यान रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र या किस सेक्टर में ज़्यादा निवेश किया गया, तो हमने पढ़ा था कृषि। तो कृषि से संबंधित उसमें डैम बनाई, जैसे बांकड़ा नांगल बांध का उदाहरण दिया है। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसमें देखो दूसरी पंचवर्षीय, आगे लिखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ, योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1956 को, वो 55 था, 51 से 56 को किया गया, क्योंकि 1 अप्रैल वही वापस वित्त वर्ष शुरू हो जाता है भारत का 1 अप्रैल से, वो 31 मार्च तक पढ़ा था हमने, फिर मार्च के बाद में अप्रैल। आगे लिखेंगे इस पंचवर्षीय योजना में या इस योजना में, कौन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया, भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसको रेखांकित कर लेंगे। पहले में कृषि और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर, भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। आगे देखो पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, यानी धैर्य रखना। लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से, यानी तीव्र गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। यानी तेज गति से जो संरचनात्मक बदलाव करने की थी। सरकार ने आगे लिखेंगे, सरकार ने देसी उद्योगों को, मतलब जो अपने देश के ही थे, देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए आयात पर यानी खरीदने पर
भारी शुल्क लगाया, भारी मतलब ज़्यादा शुल्क लगाया। आगे लिखेंगे भारत प्रौद्योगिकी, भारत प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था। विश्व बाजार मतलब संसार के किसी भी देश से, तो विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य मतलब जिसकी कीमत ज़्यादा हो, विदेशी मुद्रा, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा मतलब करेंसी जिसको हम कहते हैं, खर्च करनी पड़ी। जैसे बात मान लो अमेरिका से किसी वस्तु प्रौद्योगिकी टेक मशीन को खरीदता है तो उसे वहाँ रुपया नहीं चलता, वहाँ की मुद्रा के डॉलर है तो उसको भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न मतलब खाने का अन्न, ये भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है, खाद्यान्न संकट की आशंका, तभी तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको शामिल किया गया था, कृषि को। तो इसके अलावा खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी, आशंका अलग से सता रही थी। अतः भारत के योजनाकारों को, यानी योजना बनाने वाला, योजनाकारों को उद्योग एवं कृषि के बीच संतुलन साधने में, यानी बैलेंस बनाने में, संतुलन साधने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यानी जो कई उद्योग ऐसे हैं जो कृषि पर आधारित हैं, जैसे मान लो चीनी उद्योग गन्ने पर आधारित है, तो उससे क्या होगा, तो किसान को भी फायदा होगा, दूसरा उद्योगों को कच्चा माल भी मिलेगा। इस प्रकार से बैलेंस स्थापित किया गया, कृषि के साथ साथ उद्योगों की भी वृद्धि की गई ताकि भारत का आर्थिक विकास किया जा सके। तो देखिए ये थी सेकंड पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1956 से शुरू की गई थी। जो प्रथम थी 1 अप्रैल 1951 से, दूसरी 1 अप्रैल 1956 को शुरू की गई थी। 31 मार्च तक वो कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है। तो पहले में कृषि पर, जिसमें हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। तो ये याद रखेंगे हम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर ध्यान दिया गया, जिसमें विभिन्न देशों की सहायता से भारत में जैसे राउरकेला है, भिलाई है, राउरकेला है और एक और था। तो इन मुख्य रूप से 3-4 जो उद्योग थे उनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यानी भारी जो उद्योग हैं, बड़े जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज है, उनको स्थापित किया गया विभिन्न देशों के सहयोग से। तो दूसरे में उद्योगों पर बल दिया गया और कृषि पर से उनको कच्चा माल मिलता था। अब वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, कब से कब तक कौन सी योजना चली, कौन सी योजना 5 साल से पहले ही समाप्त कर दी गई,
इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 17 तक, अब 17 और 5 1 अप्रैल 2017 से 22 तक, तो वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। यानी 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल है ये, 12 से लेकर 17 तक। अब 1 अप्रैल 2017 से अब 17 और 5 22 तक वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और 51 से लेकर अब तक 2017 की जो पंचवर्षीय योजना जो वर्तमान में चल रही है 17 से लेकर 22 तक चलेगी, उनका जो समय काल है उसकी हम सारणी के माध्यम से उसकी एक सारणी बनाकर उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।